चंद साल पहले मारने की कोशिश की गई, आपको दोबारा जिंदगी मिली है, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि वो कैसे हुआ, क्यों हुआ? एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा मारने की कोशिश की गई है, लेकिन कभी दुनिया को पता चल जाता है, कभी नहीं पता चलता। तो एक दफ़ा मेरी गाड़ी के नीचे बम भी लगाया गया था, वो भी डिफ्यूज़ हो गया। फिर 2014 में मेरे पे हमला भी हुआ। तो ये अब एक लंबी कहानी है, लेकिन अब तो ये मेरा ख्याल है सबको पता है कि मेरे पे किसने हमला करवाया था और क्या वजूहत थी। अब आपने डिटेल में जाके क्या लेना है? मुझे नहीं पता, मुझे जानना है। अच्छा, मुझे पता लगना। देखिए, बात ये थी कि 2014 में पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो परवेज़ मुशर्रफ साहब का ट्रायल करने की कोशिश कर रहे थे और बयानिया ये था कि अगर सियासतदान का एहतसाब हो सकता है तो एक डिक्टेटर का भी हो सकता है। तो मैं बतौर एक सहाफ़ी के, मैं उस स्कूल ऑफ थॉट के साथ था जो ये कह रहे थे कि इसका एहतसाब होना चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ साहब की अपनी हुकूमत और उनकी अपनी पार्टी के अंदर बहुत ताकतवर लोग जो हैं, उन्होंने नवाज शरीफ को ये कहना शुरू कर दिया कि इसको जाने दें, छोड़ दें, इसका ट्रायल ना करें। तो एक बहुत ग्रुपिंग पैदा हो गई अरबाब इख्तियार के अंदर, समझ रही है ना आप? अरबाब इख्तियार, ताकत थी, उनमें ग्रुपिंग पैदा हो गई। तो मेरे पे दबाव डाला गया कि भाई आप जो है ना ये परवेज़ मुशर्रफ के ट्रायल की बात छोड़ दें। दबाव डालने वालों में जनरल राहील शरीफ साहब इन्वॉल्व थे बराह रास्त। उन्होंने अपने साथियों के ज़रिए मुझे ये मैसेज दिया कि तुम परवेज़ मुशर्रफ के ट्रायल की बात छोड़ दो। साथ ही साथ मैं मिसिंग पर्सनस का भी किस्सा लेके बैठा हुआ था, बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का किस्सा भी लेके बैठा हुआ था। तो वो बहुत सी चीज़ें सप्लीमेंट होती गई, लेकिन जो मेन चीज़ थी वो यही थी कि परवेज़ मुशर्रफ के ट्रायल की बात छोड़ दो। अब मेरा यह ख्याल था कि मैंने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया हुआ है और हुकूमत वक्त जो है वो भी इस पर कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। और वो ट्रायल जो है मेरी ख्वाहिश पे तो शुरू नहीं हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर शुरू हुआ। तो मैंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ था वो पाकिस्तान के आइन और कानून के ऐन मुताबिक था, और जो लोग चाहते थे कि मैं अपना मौक़िफ़ बदल दूं वो पाकिस्तान के आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। तो जब मैं नहीं माना तो मुझ पर हमला हो गया। तो फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने एक उस वाक़े की इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों का एक कमीशन बनाया और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने कंप्रोमाइज़ कर लिया और उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को भगा दिया पाकिस्तान से। उनका ख्याल था कि परवेज़ मुशर्रफ को भगा के मेरी हुकूमत बच जाएगी। मैं बच गया, नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं बची। अच्छा मीर साहब, आप पर होने वाले हमले की तहकीकात पर सुप्रीम कोर्ट में एक कमीशन बना, इसकी रिपोर्ट का क्या बना? देखिए, वो कमीशन था ना जो उसके जो TRPs थे, उसके जो क्या कहते हैं वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस TORs थे। मेरे जो हमले पे जो कमीशन बना था उसके जो TORs थे उसमें ये लिखा गया था कि ये 3 से 4 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सामने लेके आएगा। तो हमने जिस शख्स पर इल्ज़ाम लगाया था कि ये शख्स हमले का ज़िम्मेदार है, उस शख्स को जब कमीशन ने बुलाया तो वो पेश ही नहीं हुआ। तो अब वो क्या रिपोर्ट देते? मैं एक दफ़ा नहीं, ज़ख्मी था मैं एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा पेश हुआ कमीशन के सामने। जो मैं उनको सबूत दे सकता था मैंने दिए। तो कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई। 1 साल गुजर गया। 1 साल के बाद मुझे एक दिन नवाज शरीफ साहब ने बुलाया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। उन्होंने कहा कि वो मीर साहब वो तुहाडे ते हमला होया सी तो एक कमीशन बनया सी, ਉਹਦੀ रिपोर्ट कित्थे वे? मैं जी इस मुल्क दा वज़ीर आज़म मैं नहीं, तुसी हो। वो ਜਿਹੜਾ कमीशन सी वो मैं नहीं बनाया, तुसी बनाया सी। वो रिपोर्ट भी मेरे को नहीं है, तुहाडे कोल ही होएगी। तो उन्होंने फ़ौरन ना वो फ़ोन किया तो वो रिपोर्ट किधर है? हालांकि मुझे पता था कि रिपोर्ट कोई नहीं बनी और इनको बता दिया गया कि नहीं बनी। तो वो मेरे साथ कर रहे थे
تو وہ یہ اسی طرح کے دیکھیں نا، وہ میرے ساتھ وہ مجھے بھی بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے تھے. تو وہ رپورٹ نہیں آئی. اس کے بعد پھر ایک جعلی خبریں لگوائی گئیں کہ جی رپورٹ آ گئی ہے. پھر ایک ہمارے دوست ہیں ارشد شریف صاحب، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی کہ وہ جو حامد میر کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ سامنے لائی جائے. تو یہ بھی نہیں آئی رپورٹ سامنے. تو مجھے پتہ ہے چلا کہ ایک رپورٹ بنائی گئی، ایک کنکاکٹڈ قسم کی رپورٹ بنائی گئی ہے، لیکن وہ رپورٹ جو اگر وہ سامنے لے کے آئیں گے تو اس رپورٹ میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں، اس لیے کوئی رپورٹ نہیں. اچھا میر صاحب، آپ کے والد بھی ایک بہت بڑے صحافی تھے اور آمریت کے خلاف جدوجہد کرتے رہے. آپ بھی انہی راستے پر چل رہے ہیں، لیکن یہ مشکلات اور مصائب سے بھرپور راستہ ہے. ڈر نہیں لگتا اس راستے پہ چلتے رہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک دفعہ ڈر لگا تھا 1990 میں، جب پہلی دفعہ کٹ پڑی تھی اور وہ کپڑے اتارنے کی کوشش کی تھی. تو جب ایک دفعہ ماں نے کہہ دیا کہ نہیں بس اب تم نے اسی پروفیشن میں رہنا ہے تو پھر رہنا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو لوگ صحافیوں کو اٹھاتے ہیں، اغوا کرتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ان کے کپڑے اتارتے ہیں، ان کو پھینٹی لگاتے ہیں، ان کو گولیاں مارتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ ڈر جاتے ہوں گے، لیکن اس قسم کے جو ہتھ کنڈے ہوتے ہیں نا، اس سے آپ کسی کا ڈر اور خوف نکال بھی دیتے ہیں. تو جب کسی بندے کو ایک دفعہ اللہ جو ہے وہ نئی زندگی دے دے نا، پھر وہ موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے. تو اب میرے جو ہے نا وہ اللہ کے سوا میں ڈرتا کسی سے نہیں، موت کا خوف ختم ہو گیا ہوا ہے. ہاں کبھی کبھی سفر میں آہستہ اور تیز ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ جو لوگ سفر میں شامل ہیں، جو ہمارے ہم سفر ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہاں پہ آہستہ ہو جاؤ، ادھر کیچڑ زیادہ ہے، ادھر پھسلن زیادہ ہے، اگر تم تیز چلو گے تو گر جاؤ گے، پھسل جاؤ گے. تو آہستہ ہو سکتے ہیں ہم، لیکن سفر جاری رہے گا. یہ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.